हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका टेंस का नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 और इसमें देख रहे थे मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स। अब ज़रा देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या सर आपका कोई पेड कोर्स है, जैसे वीडियो आप पेड में देते हो। तो देखो मैं बता दूं कि एक भी वीडियो पेड नहीं है, सारा का सारा फ्री है। यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है, मेरे पास जो भी है कुछ भी पेड नहीं है, बस सिवाय एक चीज़ का, पर्सनल गाइडेंस। इस पर्सनल गाइडेंस के लिए पैसे देने होते हैं, जिसमें मैं आपको टास्क देता हूँ पहले, और टास्क के बाद आपको टेस्ट करना होता है। चाहे आप कभी भी ज्वाइन करो, आपको फर्स्ट टास्क और फर्स्ट टेस्ट से ही स्टार्ट करना होगा और बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब ज़रा हम लोग देखते हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग जो रूल्स को पढ़ चुके हैं उस रूल के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके दिमाग को थोड़ा देर के लिए हिला सकता है। आपको ध्यान से इसको देखना है, ध्यान से समझना है रूल्स को, और एकदम दिमाग में बिठाना है सारे रूल्स को, सारे कॉन्सेप्ट को। देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ही अटैम्प्ट करो। ये 39 नंबर है, 38 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। ये बोल रहा है, पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एंशियंट टाइम में लोग ऐसा विश्वास करते थे, कैसा, कि सन जो है वो अर्थ के चारों ओर मूव करता है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करो, तो आप अगर इसमें देखते हो क्या पाते हो, जरा बताओ। इसमें क्या दिया हुआ है कि ऐसा बिलीव करते थे एंशियंट टाइम में कि सन जो है वो अर्थ के चारों ओर मूव करता है। अब जैसे एग्जाम में इसको देखते हो सीधा टिक लगा देते हो, और कहीं एरर तो है नहीं, इसमें सीधा नो एरर में टिक लगा सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिवर्सल फैक्ट नज़र आ रहा होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। क्या नहीं है? यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है, परमानेंट फैक्ट नहीं है ये। अब ज़रा यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग समझो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि ऐसा फैक्ट जो तीनों काल के लिए, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए एकदम सच हो, उस पर कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है। जैसे सन जो है ये अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है, ऐसा एंशियंट टाइम में लोग बिलीव करते थे। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि सन अर्थ के चारों ओर मूव करता है? नहीं। अर्थ जो है और फिर दूसरे प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों ओर मूव करते हैं, ये सच्चाई है। तो इसमें थोड़ा सा उलट करके दे दिया है। क्यों? क्योंकि एंशियंट टाइम में ऐसा लोग बिलीव करते थे। तो ये तीनों काल के लिए क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? तीनों काल के लिए सच है ये कि सन जो है वो मूव करता था अर्थ के चारों ओर? नहीं ना, ये तो सिर्फ पास्ट के लिए क्या था, सच था। तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ हम नहीं बोलेंगे। अगर अर्थ रहता इस सन के जगह पर और अर्थ के जगह पर सन रहता तो हम कह सकते थे कि ये परमानेंट ट्रूथ है, परमानेंट फैक्ट है, और फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना था। अब क्या करोगे इस सिचुएशन में? इसको क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो दिया है इसी में रखोगे? नहीं, इसको किस में रखना होगा? इसको रखना होगा पास्ट में, क्योंकि ऐसा लोग सिर्फ पास्ट में एंशियंट टाइम में बिलीव किया करते थे और एक परमानेंट फैक्ट नहीं है। इसलिए इसको क्या करेंगे, मूव्स को हम लोग मूव्ड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूव्स की जगह पर मूव्ड होगा, क्योंकि पास्ट के बारे में बता रहा है। पास्ट में ऐसा लोग बिलीव करते थे, ये परमानेंट फैक्ट नहीं है। अगर रहता द अर्थ मूव्स राउंड द सन तो बिल्कुल फैक्ट है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते, मूव्स को ही रखते, है ना। क्यों? क्योंकि सच्चाई भी यही है तीनों काल के लिए। मतलब पास्ट में भी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है मूव करता था पहले, है ना, और अभी भी कर रहा है, फ्यूचर में भी करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये क्या है? ये बोल रहा है, इट हैज़ बीन बेटर टू पुट योर मनी इन योर बैंक दैन टू कीप इट अंडर योर बेड इन अ सूटकेस। बोल रहा है कि यह अच्छा होता कि अपने मनी को तुम अपने बेड के नीचे सूटकेस में रखने के बजाय बैंक में रखते, तो ये ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा बेहतर होता, ये कह रहा है। तो ज़रा देख लो क्या एरर है, एक एक करके चेक करो। इट हैज़ बीन बेटर, यहाँ पर हैज़ बीन का यूज हुआ है, मतलब क्या है, हैज़ है प्लस बी का थर्ड फॉर्म है। बी का अगर थर्ड फॉर्म में हैज़ है तो इसको हम कहाँ देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है इस सेंटेंस के संदर्भ में, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यह एक आम सच्चाई है, यह एक आम धारणा है, यह एक आम सामान्य सा एक लॉ है, रूल है। मतलब इसको समझ सकते हो कि एक फैक्ट है ना। और फिर कह सकते हो कि सामान्य एक जो मान्यता है ये है। तो सामान्य मान्यताओं के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सामान्य धारणाओं के लिए भी क्या करते हैं, उसको भी रखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में।
तो इट हैज़ बीन बेटर को आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा इट इज़ बेटर। क्यों यहाँ पर इट इज़ बेटर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में? मैं दोहरा दूँ कि यह एक सामान्य सी मान्यता है, यह एक सामान्य सी बात भी है क्या, कि ये बेहतर होगा अगर आप अपने बेड के अंदर सूटकेस में पैसे रखने के बजाय बैंक में रखो, है ना। तो ये एक सामान्य धारणा है, सामान्य सी बात है। तो सामान्य सी बातों के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग रखेंगे किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, भूलना मत। और ये बैंक पीओ के एग्जाम में पूछ चुका है, यहाँ समझ गए आप। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 41 नंबर के बारे में। देख लो, इसको हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं पिछले क्लास में, फिर से देख लो। यहाँ कह रहा है द बुद्धा सेड टू द ब्रीव्ड मदर, कि बुद्धा ने एक बिलखती हुई माँ से कहा, मतलब शोक संताप में डूबी हुई माता से कहा, क्या कहा कि डेथ नॉक्ड एट एवरी डोर। तो ये पास्ट में है, तो आपको लग रहा होगा अगला पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए, जैसे हम लोग रूल पढ़ते आए हैं बचपन से। तो ऐसी बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुद्धा एक यूनिवर्सल फैक्ट को रख रहे हैं उनके सामने कि डेथ जो है वो हर एक द्वार में पहुँचता है एक ना एक दिन। तो यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, डेथ हर एक के डोर पे पहुँचता ही पहुँचता है। तो ऐसे फैक्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे रख सकते हैं? इसको रखना पड़ेगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और नॉक्ड को आपको नॉक्स करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ समझ गए आप कि इसको क्यों रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और सोचो। देखो ये 42 यहाँ बोला द प्रीस्ट एम्फेसाइज्ड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। प्रीस्ट ने एम्फेसाइज किया, जोर दिया किस चीज़ पर? कि यह एक ड्यूटी है, कर्तव्य है हर एक क्रिश्चियंस के लिए कि एक दूसरे को लव करे, प्रेम करे, है ना। तो यहाँ पर क्या एरर है? एसएससी में पूछा जा चुका है। अगर आप इसको देखोगे, ये है पास्ट में, जी हाँ पास्ट की घटना है, क्योंकि ये प्रीस्ट ने एम्फेसाइज ऐसा किया है। लेकिन क्या किया है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस। तो आपको लग रहा होगा कि इसने एम्फेसाइज किया, तो इट इज़ के बदले वॉज कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये सब पास्ट में उन्होंने कहा था। लेकिन ये वॉज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इज जो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों ऐसा करेक्ट है? क्योंकि एक क्रिश्चियंस में एक मान्यता है, सामान्य सी मान्यता है, सामान्य सा लॉ है, रूल है कि हर एक क्रिश्चियंस को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को लव करना चाहिए, है ना। ड्यूटी के संदर्भ में दिया है ना, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। तो ये कि ड्यूटी है, सामान्य सी मान्यता है ना। तो सामान्य मान्यताओं के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको भी रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर है, एसएससी में पूछा जा चुका है। समझ गए यहाँ पर? अब जरा देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। यहाँ पर है 43 नंबर, ये कह रहा है टैक्स एवेडर्स शुड बी हेविली फाइंड, कि जो टैक्स चोरी करने वाले होते हैं उसको हेविली फाइन किया जाना चाहिए, है ना, दंडित किया जाना चाहिए। एज दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, कि ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग ऐसा जानबूझ करके करते हैं, टैक्स को चुराते हैं, है ना। अब क्या यहाँ पर है? देख लो यहाँ पर क्या एरर है। यहाँ पर एरर है टैक्स एवेडर शुड बी हेविली फाइंड। यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है ना, ऐसा होना चाहिए उसके साथ। एज दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, क्योंकि ऐसा वे लोग क्या करते हैं? जानबूझकर करते हैं। अब ये जो पार्ट है, ये क्या है आपका? किस टेंस में है जरा बताओ? तो यहाँ पर आर डूइंग है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहीं पर इसका एरर है, आर डूइंग नहीं होगा, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स एवेडर्स के बारे में बोल रहा है, और वैसा वे इंटेंशनली करते हैं, ये भी एक सच्चाई है ना, जानबूझकर ही उन लोग चोरी करते हैं। तो एक सामान्य सी घटना है ये, आप फिर कह सकते हो सामान्य सी मान्यता है, आप फिर इसको ये भी कह सकते हो सामान्य घटना के साथ साथ कि ऐसा लोग इन जनरल करते ही करते हैं, है ना, ऐसा लोग करते ही करते हैं, सामान्य सी बात है, ये सामान्य घटना है। तो सामान्य घटनाओं के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग इसको आर डूइंग के बदले एज दे डू लिखेंगे, तभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और सामान्य सी घटनाओं के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? सामान्य सी घटनाओं के लिए भी हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। सामान्य सी घटना कह सकते हो, सामान्य सी मान्यता भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसा लोग मान के ही बैठते हैं कि टैक्स जो लोग चोरी करते हैं, ये क्या करते हैं? जानबूझ करके, इंटेंशनली वे लोग चोरी करते ही करते हैं। तो ऐसी सामान्य मान्यताओं के लिए या फिर सामान्य सी घटना के लिए भी क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
समझ गए? नहीं समझे फिर से वीडियो को रिपीट करना। एक ही बात बार बार बोलने से अच्छा है कि आप वीडियो को बार बार देख लो। वैसे भी मैं आप लोगों को समझाते रहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप लोग रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, जो मैं अपने टास्क और टेस्ट में करवाता हूँ। एकदम डेफिनेट टाइम में उसको रिवाइज़ करवाता हूँ। कब उसको रिवाइज़ करना है, कब आप कम मार्क्स ला रहे हो। जब आप कम मार्क्स लाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि नहीं, फिर से आप वापस स्टार्ट करो, फिर से फर्स्ट टास्क से, और फिर से टेस्ट लगाओ, बार बार लगाओ जब तक याद ना हो जाए। तो आप लोग को रिवीजन पे भी फोकस करना है। अब जरा देख लो, ये 44वां नंबर है, क्या है यहाँ बोला है, क्रिकेट हैज़ बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट। अब यहाँ पर क्या है देख लो, क्या एरर है यहाँ पे। यहाँ बोल रहा है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। इतना फेमस हो चुका है कि यहाँ तक कि बूढ़े बुजुर्ग भी जो हैं वो क्या करते हैं, वो भी डिस्कस कर रहे हैं गेम के बारे में जब वे लोग आपस में मिलते हैं। यही तो बोल रहे हैं। अब ज़रा देखना एरर है कहाँ। तो क्रिकेट के पॉपुलर होने के बारे में बात बता रहे हैं, और जब कोई चीज़ पॉपुलर हो जाता है तो वो उसका कोई एज पर फ़र्क नहीं पड़ता कि किस व्यक्ति विशेष जो होते हैं किस एज के, वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हर एक एज के लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक ये सामान्य मान्यता हुई ना, और फिर सामान्य घटना भी बोल सकते हो। सामान्य घटना और फिर सामान्य मान्यता कि अगर कोई चीज़ पॉपुलर हो जाए तो उसके बारे में हर एक लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते ही करते हैं। तो दैट इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसको हमें रखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। तो पीपल डिस्कसिंग, पीपल आर डिस्कसिंग के बदले सिंपली पीपल डिस्कस होगा, तभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि जब सामान्य घटना हो, सामान्य मान्यता हो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। इसलिए यहाँ पर होगा, क्रिकेट हैज़ बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल डिस्कस द गेम व्हेन दे मीट, है ना। तो यहाँ आप लोग समझ गए। तो क्या एरर था यहाँ पे। अब जरा रूल के बारे में देख लो कि ये रूल कह क्या रहा था, इसके बारे में फोकस करो, 2-4 बार रिपीट करो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट कराए। अभी देखें कुछ परमानेंट फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको मैं बता दिया कि परमानेंट फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ उसी को मानते हैं जो तीनों काल के लिए बराबर हो, चेंजिंग ना हो, है ना। सत्य पहले भी था, अभी भी है, आगे भी होगा, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जरा सा भी इस कॉन्सेप्ट में कि तीनों काल के लिए अगर सत्य नहीं है तो वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से उस टेंस में चला जाएगा। जैसे आज के फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें, वो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया था, है ना, क्योंकि वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं था। और फिर एक सामान्य नियम, सामान्य नियम अभी भी देखें हम लोग क्रिश्चियंस वाले क्वेश्चन में, द प्रीस्ट एम्फेसाइज दैट वाला, है ना। या फिर सामान्य घटना, सामान्य घटना मतलब क्या, ये टैक्स एवेडर्स वाली एक सामान्य घटना है। क्रिकेट के बारे में डिस्कस करना एक सामान्य घटना है। या फिर आम सच्चाई बोल सकते हो, आम धारणा बोल सकते हो, एक सामान्य लॉ नियम बोल सकते हो, है ना। तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। इतना क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लोगे तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा दे एग्जाम में, आप कर ही पाओगे, आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे, है ना। मुझे लग रहा है कि कुछ सेंस आप लोग पकड़ पा रहे होगे यहाँ पर। अगर इस रूल को आप ध्यान में रखते हो तो मुझे लगता है इतने क्वेश्चन करने के बाद किसी भी तरीके से घुमा देना एग्जाम में, आप बिल्कुल ही कर पाओगे। तो टेंशन ना लो, बहुत सारे क्वेश्चंस की आगे भी प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। देखिए ज़रा 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है, द मैन सेल्स हीज कार टू अ कार डीलर। ध्यान से देखना है इसको, कल मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कॉन्सेप्ट, इसके बारे में डिटेल ज़रा इसका हम यूज़ करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस में। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मैन है, एक करके कहते हैं। तो कहोगे कि मैन के पहले द क्यों लगा सर, तो द इसलिए लगा क्योंकि एक किसी डेफिनेट मैन के बारे में कह रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करते हैं, है ना। द को डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं, आर्टिकल चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो वही मैन है जो कार को सेल करता है एक कार डीलर को, तो एक डेफिनेट है, इसलिए द मैन यहाँ पर करेक्ट है। सेल्स हीज कार टू अ कार डीलर, एक कार डीलर के पास अपने कार को बेचता है। यहाँ पर एरर क्या है जरा ध्यान दो और अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। यहाँ बोला सेल्स हीज कार, मतलब ऐसा वो क्या करता है, एक उसका फ्रीक्वेंट एक्शन है, या फिर कह सकते हो कि ये एक हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर एक्शन है कि वो हमेशा क्या करता है, कार डीलर को बेचता है। लेकिन ज़रा ध्यान देना, अगर यहाँ पर हीज कार नहीं होता ना, अगर यहाँ पर हीज कार नहीं होता, जिसको डिटरमाइनर भी बोलते हैं, ए एन हीज योर्स, ये सब जो होते हैं इसको डिटरमाइनर भी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग बाद में देखेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे तो। लेकिन
यहाँ पर दिया हीज़ कार, मतलब कोई एक उसके पास कार है, या फिर अ कार भी बोल सकते हो, है ना। सेल्स अ कार टू अ कार डीलर, या फिर हीज़, दोनों ही डिटरमाइनर है, मतलब वो डिटरमाइन करता है, वो चीज़ को बताता है कि एक कार है उसके पास जिसको वो एक कार डीलर को बेचता है। तो ये इसका क्या रेगुलर एक्शन है, हीज़, और ये इस चीज़ को डिटरमाइन कर दिया कि उसके पास एक कार है जिसको वो कार डीलर को बेच देता है। तो क्या ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन के सेंस को दे रहा है? नहीं दे रहा जी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ए को हटा दें, हीज़ को हटा दें और लिख दें द मैन सेल्स कार्स, मान लो यहाँ पर कार्स कर दो, टू अ कार डीलर, तो वो एक कार डीलर के पास बहुत सारे कार्स को बेचा करता है। अगर ऐसा रहता तो वो बिल्कुल ही क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हीज़ कार है, मतलब कोई एक कार को वो सेल करता है किसी एक डीलर के पास, और उसके पास एक पर्टिकुलर कार ही है जिसको वो बेचता है ना। तो किस चीज़ का पता चलता है यहाँ पे? यहाँ पर पता चलता है कि ये जो घटना है उसके सेल करने की घटना है, अपने कार को सेल करने की घटना है, वो एक सिंगल इवेंट एक्शन है। और कल भी मैंने बताया था कि इस वर्ड पे फोकस करना, सिंगल इवेंट एक्शन, है ना। तो अपने कार को एक बार बेचेगा, बार बार तो उसी कार डीलर को तो नहीं बेचेगा। हो सकता है ये कार डीलर दूसरे को बेचे, फिर ये किसी तीसरे को बेच दे, तो फ्रीक्वेंट एक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें तो मेंशन है नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कार डीलर को अपने एक पर्टिकुलर कार को बेच रहा है, मतलब ये घटना जो है बेचने की, ये सिंगल इवेंट एक्शन है। और सिंगल इवेंट एक्शन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते, या फिर यूँ कह सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगल इवेंट एक्शन को हम लोग नहीं यूज़ करते, है ना। उल्टा भी सोच सकते हो। तो किस में यूज़ करते हैं हम लोग? अगर सिंगल इवेंट एक्शन है तो इस चीज़ का पता किस टेंस में चलता है? सिंपल पास्ट टेंस में, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर सेल्स को आपको हटा देना होगा, यहाँ पर आपको सोल्ड करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको रखना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये सिंगल इवेंट एक्शन है। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उठा होगा ना, आप समझ गए होंगे कैसे एक ये पर्टिकुलर कार को बेच रहा है, क्योंकि कार के पहले हीज लगा है, मतलब उसका स्वयं का एक कार है ना, एक कार को शो करता है। जैसे आप कहते हो डिटरमाइनर के बारे में जरा देख लो, जैसे आप कहते हो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो भी समझ जाते हो कि आपके पास एक ही कार है ना। अब दूसरे में देखो, यहाँ कहोगे ही सोल्ड हीज कार, ही सोल्ड हीज कार, तो ये जो डिटरमाइनर यहाँ पर कार के पहले हीज लगा है, ये भी डिटरमाइन करता है कि उसके पास एक सिंगल कार था, है ना। कार्स लिख दोगे तो बहुत सारे कार्स थे, ये भी कह सकते हो, है ना। तो डिटरमाइनर से पता चला कि कोई पर्टिकुलर कार था उसके पास जिसको वो बेच दिया किसी एक कार डीलर को, है ना। और ये सिंगल इवेंट एक्शन है, इसलिए इसको रखें पास्ट इंडेफिनिट में। सेल्स को हटा करके आपको सोल्ड करना पड़ेगा, है ना। सेल का सेकेंड रूप, वर्ब का सेकेंड रूप, है ना। अब यहाँ पर समझ गए सिंगल इवेंट एक्शन को। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जरा देख लो। ये बोला है न्यूटन हैड डिस्कवर्ड, जी हाँ, न्यूटन ने डिस्कवर ऐसा किया था, दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल, कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या करता है, एप्पल्स को नीचे गिरा देता है ना। तो ये किसके वजह से होता है गिरने का काम? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये कौन डिस्कवर किया था? न्यूटन ने डिस्कवर किया था। अब एरर आपको ढूंढना है, बता दो। यहाँ पर है न्यूटन हैड डिस्कवर्ड, न्यूटन ने ऐसा डिस्कवर कर चुका था। तो ये टेंस को अगर आप देखते हो, हैड डिस्कवर्ड है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट में ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये आप ज़रा बता दो। तो आप कहोगे कि ये पास्ट की घटना है, वो पास्ट में ऐसा कर चुके थे। तो पास्ट की घटनाओं को हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपली हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करके पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। इसलिए यहाँ से हैड को हटाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि ये पास्ट की घटना है, पास्ट ऑफ पास्ट की घटना नहीं है। कल ही बताया हूँ कि पास्ट ऑफ पास्ट अगर रहता तो हम लोग उसको किस में यूज़ करते, इसको हम लोग लिखते पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन ये सिंपली पास्ट की घटना है, इसलिए इसको हम लोग हैड को हटा करके पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, न्यूटन डिस्कवर्ड, है ना। अब जरा देखना, इसमें भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट
बच जाता है। आगे के क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग कहें ना किसी घटना को कि ये पास्ट की घटना है, इसलिए उसको हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करके पास्ट इंडेफिनिट में रखें, तो ये जो पास्ट की घटना कहने वाली जो बात है कि ये पास्ट की घटना है, तो इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं क्लियर हो पाता। कैसे क्लियर नहीं हो पाता हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से समझना है ना। तो यहाँ पर समझ गए कि क्यों है। अब इसको दूसरे तरीके से समझो कि ये पास्ट की घटना है, बजाय ये कहने का क्यों ना हम ये कहें कि ये कि सिंगल इवेंट एक्शन है, क्योंकि न्यूटन ने एक ही बार उसने डिस्कवर किया था, है ना। बार बार तो एक ही चीज़ को कोई डिस्कवर नहीं करता, एक बार डिस्कवर कर दिया मतलब कर दिया। तो ये कि सिंगल इवेंट एक्शन है, तो बजाय ये कहने के कि ये पास्ट की घटना है, अगर मैं ये कहूँ कि ये कि सिंगल इवेंट घटना है, इसलिए यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट का, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कहना, है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये सिंगल इवेंट एक्शन होने की वजह से यहाँ पर हैड डिस्कवर नहीं होगा, सिंपली डिस्कवर्ड होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ना कि पास्ट ऑफ पास्ट में, ना कि पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्या एरर था। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द मैन हु हैड जम्प्ड। देखो मैंने अभी जो आपको इस क्वेश्चन में बताया 46 में कि एक ये पास्ट की घटना है, इससे अच्छा होगा कहना कि ये सिंगल इवेंट एक्शन है। ये इसलिए अच्छा है, क्यों अच्छा है ये मैं आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ, बस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, उस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला है कि द मैन हु हैड जम्प्ड इनटू द लेक मैनेज्ड टू स्विम अशोर, है ना। अशोर का मतलब होता है कि किनारे पर, है ना, तट पर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक जो मैन है, एक पर्टिकुलर मैन है, कैसे पता चला पर्टिकुलर मैन है, क्योंकि यहाँ पर हु लगा हुआ है ना, हु लगने से पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर मैन है, इसलिए ये करेक्ट है, द का यूज यहाँ पर करेक्ट है। हैड जम्प्ड इनटू द लेक मैनेज टू स्विम अशोर, है ना, मैनेज टू स्विम अशोर। अब यहाँ पर क्या है कि उसने क्या किया, लेक में जंप कर चुका था, ऐसा ये सेंस दे रहा है, क्योंकि हैड जंप्ड है, कर चुका था, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में। क्यों यहाँ पर एरर है, क्या एरर है देख लो। तो यहाँ पर हैड जंप्ड इनटू द लेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो एक ही बार क्या होगा, एक ही बार लेक में गिरा होगा, जंप किया होगा, है ना, बार बार जंप नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पर बता रहा मैनेज टू स्विम अशोर, मतलब क्या हुआ कि वो किसी तरीके से मैनेज कर पाया कि वो अशोर तक स्विम करके चला जाए, है ना। बार बार अगर कोई जंप करता है तो वो एक स्विमर होता है ना, तो वो अलग की बात है, लेकिन वो किसी तरीके से मैनेज किया वहाँ पर, तो इससे पता चल रहा है कि ये सिंगल इवेंट एक्शन है ना। पास्ट की घटना भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंगल इवेंट एक्शन कहना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए हैड जंप्ड इनटू द लेक के बदले हम कहेंगे द मैन हु जंप्ड इनटू द लेक। तो यहाँ से हैड को हटाना पड़ेगा और इसको सिंपली जंप्ड रखना पड़ेगा, तब जा कर के ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब आगे देख लो, आगे बोल क्या रहा है ये बोल रहा है एज अ टीनेजर, मतलब जब टीन एज में थे, कौन, मोनिका सेलिस होगी, कोई प्लेयर का नाम है शायद, हैड ऑफन बीट स्टीफी ग्राफ एट द फ्रेंच ओपन। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे फ्रेंच ओपन किस खेल में होता है ना। तो ये बोल रही है कि एक ये व्यक्ति है जो क्या करती थी, टीनेजर के एज में अक्सर हरा देती थी किसको, स्टेफी ग्राफ को। तो आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या एरर है। अब आप यहाँ पर अगर क्लिक किया होगा दिमाग में तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर ऑफन का इस्तेमाल है। तो ऑफन का इस्तेमाल होता है, यूजुअली का इस्तेमाल होता है, एवरीडे का इस्तेमाल होता है, तो वो फ्रीक्वेंट एक्शन को शो कर रहा होता है। तो फ्रीक्वेंट एक्शन को आ तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, या तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हैड ऑफन बीट दिया है, मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट टेंस में दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं क्या, आप ही बता दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं क्या, बिल्कुल ही नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में ऐसा किया करती थी, अपने टीनेजर के एज में ऐसा किया करती थी। जैसे हम लोग कल देखे थे इन अ चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी समझाया था। तो ये अपने एक टीनेजर एज में ऐसा किया करती थी, तो ये एक पास्ट की घटना है, ये कह सकते हो। तो इस पास्ट की घटना के लिए हम लोग क्या करेंगे, और पास्ट की घटना में भी एक फ्रीक्वेंट एक्शन है, ये प्रेजेंट में एक कोई फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में रखोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा,
हैड को हटाना पड़ेगा और ऑफन बीट रखना पड़ेगा। वैसे भी बीट का फर्स्ट फॉर्म बीटी होता है और सेकंड फॉर्म भी बीटी होता है, मतलब इसको पास्ट टेंस में रखोगे तो बीटी रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म बीट का बीटी होता है। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग। वैसे ये लकीली एक ऐसा है कि पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है और पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में है। कॉन्सेप्चुअली ये स्ट्रक्चर की वजह से इसके वर्ब के सिंगल फॉर्म और इसका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम दिख रहा है, इसलिए कह सकते हो कि ये प्रेजेंट में दिख रहा है, लेकिन है ये किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि ये पास्ट के फ्रीक्वेंट एक्शन को शो कर रहा है, प्रेजेंट के फ्रीक्वेंट एक्शन को नहीं। और हम लोग कल देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन को हम लोग आ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आ तो पास्ट इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। लेकिन घटना से पता चल रहा है एज ए टीनेजर कह के कि ये पास्ट में कभी ऐसा किया करती थी, फ्रीक्वेंटली किया करती थी, तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखें और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं रखें, ना ही फ्यूचर इंडेफिनिट में। समझ गए कॉन्सेप्ट को। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन में मैं समझाने वाला हूँ 49 नंबर में कि पास्ट की घटना को कहने से अच्छा है सिंगल इवेंट की घटना क्यों बेहतर है कभी कभी। ये जरा देखो, यहाँ बोला द लास्ट ऑफ द मुगल कौन था, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। एम्पेयर्स ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजन्ड एंड वॉज लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। और कब भेजा गया था इनको एग्जाइल में, ये भी मुझे आप बताओगे, है ना, ईयर अगर आप पढ़े होगे तो, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट। अब जरा देखो, यहाँ बोला है कि मुग़ल साम्राज्य के जो लास्ट एम्पायर थे, है ना। अब कहोगे द लास्ट क्यों लिखे हैं, तो जी हाँ, द लास्ट लिखाता ही है, लास्ट के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ द मुग़ल, अब मुग़ल के पहले द क्यों लगा, क्योंकि मुग़ल एम्पायर के इस शब्द के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप ऐसे भी कह सकते हो मुग़ल एम्पायर क्या है, आपका एक नाउन है, मुग़ल एम्पायर एक नाउन है, इंडिया एक नाउन है। तो दो नाउन को अगर हम ऑफ से जोड़ते हैं तो फर्स्ट नाउन के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी इसको सोच सकते हो। अब जरा देखो, वॉज इम्प्रिजन्ड मतलब जेल में इसको क्या किया गया था, रख दिया गया था। एंड वॉज लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। अब ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी यहाँ पर देख लो, आप देख रहे हो कि ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पर कहीं एरर आपको नज़र आ रहा, टेंस में तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी तरीके से एरर नहीं है, ये बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया है ना, कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब जरा देखो क्यों एरर नहीं है, क्योंकि ये जो है पास्ट की घटना है और पास्ट में ऐसा बीत चुका है ना, ऐसा बीत जाने की वजह से इसको क्या करें, पास्ट इंडेफिनिट में रखे हैं। अब जरा देखना, ये पास्ट की घटना है ऐसा बोल करके तो निकल लिए, है ना, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखे। अब जरा मैं कल एक एग्जांपल बताया था आपको, देखना ध्यान देना, एक एग्जांपल बताया था कि माई सन ब्रेक्स द ग्लास लिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ग्लास है मान लो, है ना, ब्रेक्स द ग्लास, है ना। तो यहाँ पर हम देखे थे कि ब्रेक्स नहीं होगा, यहाँ पर ब्रोक होगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार अगर वो घटना को अंजाम देता है आदतवश, अब फिर फ्रीक्वेंट एक्शन हो, रेगुलर एक्शन हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेगा। लेकिन ये घटना सिंगल इवेंट एक्शन है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़रा ध्यान देना कि मैं अगर पूछूँ कि क्या यहाँ पर वॉज की जगह पर ईज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पास्ट की घटना है, ठीक है जी। अब मैं कहूँ कि क्या एक सिंगल इवेंट एक्शन था ना, तो सिंगल इवेंट एक्शन के वजह से भी इसको हम ईज नहीं कर सकते, इसको वॉज में रखेंगे, है ना, क्योंकि सिंगल इवेंट एक्शन का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब यहाँ पर देखना, इसको मैं बोलूँ कि ब्रेक्स यहाँ पर गलत है, ब्रोक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ये सिंगल इवेंट एक्शन है। अब जरा बताओ, क्या आप इसमें अगर आप आर्ग्यू करते हो किसी से, आप कहते हो कि नहीं ब्रेक्स मैं लिख सकता हूँ, कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो घटना है ये पास्ट में हुई है, कि माई सन जो मेरा बेटा है वो ग्लास को तोड़ दिया, ये घटना पास्ट की घटना कैसे है? तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। आपको कहना पड़ेगा कि ये सिंगल इवेंट एक्शन है, और रूल के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिंगल इवेंट एक्शन का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसलिए ब्रेक्स नहीं होगा, ब्रोक होगा। इसमें तो आपने कह दिया कि इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट की घटना है, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा पास्ट की घटना को कहने के बजाय कि यह
एक सिंगल इवेंट एक्शन है और इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, है ना। वैसे आप दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो कि ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि पास्ट की घटना है इसलिए इसको पास्ट में रखो, और यहाँ पर एक सिंगल इवेंट एक्शन है तो इसको भी पास्ट में रखो, पास्ट इंडेफिनिट में रखो, है ना। तो थोड़ा सा माइनर जो डिफरेंस था ये मैं बता दिया। अब कॉन्सेप्ट तो पहले आप लोग पढ़ ही चुके हो, कल देख लो क्या है। ये क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फ्रीक्वेंट और रेगुलर हैबिचुअल एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी हम लोग फ्रीक्वेंट, रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में सिंगल इवेंट एक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, और पास्ट इंडेफिनिट में हम सिंगल इवेंट एक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया और इसके बेस्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस को भी लगा लिया, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। अटेम्प्ट करो आप लोग, देखो क्या है ये बोला है ही हैज़ सीन द पिक्चर यस्टरडे, वो पिक्चर को कल ही देख चुका है ना, ऐसा ये बोल रहा है। तो आप इसमें देख रहे हो क्या कि हैज़ सीन द पिक्चर, हैज़ सीन है, इसका मतलब हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहना इस सेंटेंस को करेक्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है जो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। कौन सा वर्ड? यस्टरडे वाला वर्ड। ये पास्ट परफेक्ट को नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं, ये सिंपली सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। इसलिए हैज़ सीन के बदले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ही सॉ द पिक्चर यस्टरडे, ये कहना उचित होगा। समझ गए क्या एरर है, क्यों एरर है? अब जरा देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर अटेम्प्ट करो, एसएससी में पूछा गया है। यहाँ बोला मिस राव एंड हर फैमिली, मिस राव और उसकी फैमिली ने लेफ्ट दिस प्लेस अ मंथ अगो, एक महीने पहले इस प्लेस को छोड़ गए, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगो वर्ड आया है, अ मंथ अगो। तो अगो वाला वर्ड जो है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है अगो, ये शो करता है आपका पास्ट इंडेफिनिट को। तो जरा देख लो, ये पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में तो है ही, क्यों? क्योंकि हैड लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट तो है नहीं, या फिर है इज लिविंग, वॉज लिविंग तो है नहीं, सिंपली ये क्या है? लेफ्ट, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, जो बिल्कुल ही करेक्ट है, नो एरर है। ये पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। अब जरा देख लो, ये क्या बोला है? आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। अब यहाँ पर फिर से देखते ही साथ आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, है ना। बट आई डो नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, ये तो कहना सही है। अभी के संदर्भ में आप इस पार्ट में देखोगे सेंटेंस का, तो ये प्रेजेंट में है, आई डो नॉट रिमेंबर, ये करेक्ट है क्योंकि अभी आपको स्टोरी याद नहीं है। लेकिन इस पूरे सेंटेंस के इस वाले पार्ट में अगर देखते हो तो हैव सीन दिया है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर एक ऐसा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, ये भी कैसा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है? जो पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। तो हैव सीन नहीं होगा, यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको? आई सॉ दैट फिल्म लास्ट ईयर, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्यों एरर है, क्या होना चाहिए? हैव सीन के बदले सॉ होगा, ठीक है। लास्ट ईयर से इसको कैच किए। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये बोल रहा है आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो, यहाँ भी 2 years है, 2 years अगो है, तो हैव पास्ट कैसे करोगे? इसमें सिंपली आपको लिखना पड़ेगा पास्ट, है ना। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर है, 2 years अगो जो एक वर्ड है ये बताता है पास्ट इंडेफिनिट को, है ना। तो पास्ट होगा, ना कि हैव पास्ट। इसी तरीके से 54th नंबर है 3 years अगो। अब यहाँ पर 3 years अगो दे चुका है, मतलब ये इसके साथ वाले जो सेंटेंस है उसका जो पार्ट है ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहाँ पर दे दिया है हैड डिस्ट्रॉयड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो इंडिकेट कर रहा है पास्ट परफेक्ट को, जो कि गलत है। यहाँ हैड को आपको हटाना पड़ेगा और सिंपली डिस्ट्रॉयड को रखना पड़ेगा, जिसका मतलब होगा 3 years अगो एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड दियर सिटी, उसके सिटी को बर्बाद कर चुका था, कर दिया, है ना। तो यहाँ पर हैड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 years अगो से हम कैच कर लिए कि अगो वाला वर्ड आ जाए तो उस वाले पार्ट में क्या करना पड़ेगा? उस सेंटेंस के पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा, इसलिए हैड को हटाकर डिस्ट्रॉयड रख दिया। यहाँ पर है द पीपल आर स्टिल रीबिल्डिंग दियर लाइफ्स। अब आप कह सकते हो कि सर अगर ये 3 years अगो दे दिया है तो आर स्टिल रीबिल्डिंग करेक्ट क्यों है ना। क्योंकि ये भी होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो ये सेंटेंस अगो वाला पार्ट जो है ये यहीं तक है,
और अदर पार्ट जो है उसका लेना देना अभी प्रेजेंट से है ना, स्टिल वाले वर्ड से पता चल रहा है। तो समझ गए, ये दो पार्ट में है, इसके वाले पार्ट को रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जिस सेंस में भी नेक्स्ट वाला पार्ट दे उस सेंस में उस सेंटेंस को उसी टेंस में रखेंगे। तो स्टिल दिया है मतलब अभी तक की बात को कह रहा है, इसलिए इसको हम आर स्टिल रीबिल्डिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दे हैव सम मीटिंग्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उन लोगों का एक मीटिंग है। तो लास्ट ईयर दिया है तो हैव कैसे यूज़ करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैव को हैड रखना पड़ेगा। अब तो आप फंस गए बुरी तरीके से, कैसे, हैड आ गया भाई, हैड आ गया तो इसको तो आप कर दिए ना पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन लास्ट ईयर से तो इसको करना पड़ेगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो यही गलती कर देते हैं, जहाँ लोग हैड को देख लेते हैं ना समझ बैठते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट में है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हैड को देखते ही ये मत समझ जाओ कि ये पास्ट परफेक्ट में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, हैव के बदले यहाँ पर सिंपली हैड होगा, और हैड जो है ये हैव का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सिर्फ ये सेकेंड फॉर्म है। अब आप कहोगे हैड यहाँ पर परफेक्ट टेंस को क्यों नहीं शो कर रहा, तो मैं आपको बता दूँ कि सिंपली यहाँ पर देखो समझो, पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट में होता क्या है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और कोई भी वर्ब जो है उसको तब तक हम वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मानेंगे जब तक उसके पहले हैड का इस्तेमाल ना हुआ हो। तो यहाँ पर हैड तो हम कर दिए, लेकिन हैड के बाद कोई वर्ब है क्या यहाँ पे, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब की तरह यहाँ पर काम किया है हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, है ना। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है, मतलब आप किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म को तब तक थर्ड फॉर्म ना माने जब तक उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। जैसे हैव सीन है ना, हैव सीन है, तो इसको हम सीन को नहीं, सीन के पहले हैव आया है मतलब हेल्पिंग वर्ब आया है, तो हम जान गए कि ये सीन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से हैड सीन भी कह सकते हो। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो बिना मतलब टेंस के फॉर्म में जब भी उसका इस्तेमाल होता है तो बिना हेल्पिंग वर्ब का वो इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर हैड करते हो तो हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद में क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई और भी वर्ब यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हुआ है ना। तो हैड को अगर यहाँ लिखते हो तो ये सिंपल सी बात है कि दे हैड सम मीटिंग्स लास्ट ईयर, ये हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, ना कि पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो समझ जाना यहाँ पे। अब रूल भी वही कह रहा है, ज़रा देख लो ये क्या कह रहा है, जितना अभी कुछ समझाया। ये कह रहा है कि ये सारे जितने टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं सेंटेंस के वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट में होना बताता है। कल भी देख चुके हैं, आज तो बस इसका यूज़ देखे हैं। अगो, एस्टरडे, एस्टरडे मॉर्निंग, एस्टरडे इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, इन नवंबर 1992, इस तरीके का डेट भी दिया रहे तो भी उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स को अभी सीखे, और मैं बता दूं आज जो मैं बताना चाहता था, देख लो जो लोग नए हैं नहीं जानते तो टेलीग्राम पे सर्च करना त्रिगीतम, आपको 2 ग्रुप मिलेगा, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब, दोनों ज्वाइन हो सकते हो। डेली बेसिस पे वहाँ पे क्विजेस मिलते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पर्सनल गाइडेंस में कुछ डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, टास्क कंप्लीट करते हो तो उसी टास्क के अंदर में से ही ऑनलाइन टेस्ट देने होते हैं। और ये तरीका जो है बहुत ही कारगर तरीका है, बहुत जल्दी आप ट्रैक पे आ जाओगे, वोकैब को बहुत मस्त तरीके से याद कर लोगे बहुत जल्दी। और वोकैब को प्रेशर में नहीं याद करना है, उसको एक अपना टाइम टेबल का हिस्सा मान बैठना है। जैसे आपके टाइम टेबल का हिस्सा है ब्रेकफास्ट करने से पहले ब्रश करना, तो उसी तरीके से वोकैब को भी आप मान लो कि एक टाइम टेबल का एक आपका हिस्सा होना चाहिए, है ना। प्रेशर में याद करोगे चीज़ें याद नहीं होती। आप इसको, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ना रूटीन बनाना है, क्योंकि वोकैब पे कमांड पाना उतना आसान होता नहीं, बात समझ रहे हो। तो डेली 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, जितने आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जितना टाइम बचता है उस टाइम को, और फिर मॉर्निंग में उठते साथ आप सबसे पहला काम करो कि वोकैब के पीछे 1-1.5 घंटे टाइम दे दो, और इस टास्क को कंप्लीट करते हो सीधा ऑनलाइन टेस्ट दो, और इसी चीज़ को फॉलो करोगे ना तो बहुत जल्दी याद होती हैं। अब देखो दूसरी बात ये है, ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको कब रिवाइज़ करना है कब नहीं, कितने दिन में रिवाइज़ करना है, क्योंकि
रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, हर कोई जानते हो, मैं बता भी दिया हूँ आप लोगों को कि रिवीजन सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र है। लेकिन बहुत लोग समझते नहीं कि आखिर रिवाइज जो है कब करना है कब नहीं करना, कब पढ़ा था कब छूटा था, कोई हिसाब किताब रख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही हिसाब किताब होगा, एक पर्टिकुलर वे में तैयारी कर पाओगे। और इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, कोई पर्सनल प्रॉब्लम कोई पर्सनल इशू को लेकर के मैसेज नहीं करोगे, हाय हेलो और अपनी कहानियाँ बताना स्टार्ट मत कर देना, है ना। आपको सिंपल जाना है इस व्हाट्सअप नंबर पे, बोलना है पर्सनल गाइडेंस, सिंपल सी बात, 2 वर्ड लिख देना पर्सनल गाइडेंस, मैं समझ जाऊंगा, प्रोसीजर सेंड कर दूंगा, जितना उसमें पे करना होता है पे कर देना, उसके बाद आप वहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। ठीक है, तो चलिए बहुत कुछ सीखे आज के क्लास में, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।